अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुल्क में महंगाई आसमान पर है, रोज़गार के लिए लोग अलग परेशान हैं और ऐसे में बिजली के बिल्स बम बना के आवाम पे गिराए जा रहे हैं जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। लोगों को अपनी चीज़ें जलाते हुए देखा गया, तोड़ फोड़ करते हुए देखा गया, इवन इलेक्ट्रिक कंपनीज के कुछ वर्कर्स के साथ मारपीट करते भी देखा गया। लेकिन इन सब के पीछे वजह क्या है? क्या वजह है कि बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने बिजली बनाना बंद कर दी है या कम कर दी है? पाकिस्तान कितनी बिजली प्रोड्यूस करता है? इन फैक्ट्स पे कोई भी बात नहीं कर रहा। तो आए ज़रा आज इन बारीकियों पर नज़र डालते हैं, जिसमें पहला सवाल हमारे सामने खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान बिजली किस तरह बनाता है। नेचुरल गैस से 32.3%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 24.7%, फर्नेस ऑयल से 14.3%, कोल से 12.8%, न्यूक्लियर से 8.8%, विंड से 4.8%, सोलर से 1.4% और बैगेज से 0.9%। पाकिस्तान तकरीबन 41,557 मेगावाट बिजली जनरेट कर सकता है और ये रिपोर्ट है जुलाई 2022 की। कौन सा सेक्टर कितनी बिजली कंज्यूम करता है ये भी देख लेते हैं। हाउस होल्ड 47%, कमर्शियल 7%, इंडस्ट्रियल 28%, एग्रीकल्चर 9% और अदर्स में 8% और ले लें। इन सब सेक्टर्स को चलाने के लिए पाकिस्तान को कितनी बिजली की ज़रूरत है, एक नज़र इस पे डाल लेते हैं और फिर खड़ा होगा एक अहम सवाल, 31,000 मेगावाट। अगर इतनी बिजली पाकिस्तान के पास है तो पाकिस्तान इन सारे सेक्टर्स को चला सकता है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 41,557 मेगावाट बिजली बना सकता है पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि हम अपनी ज़रूरत से एक्स्ट्रा बिजली बना सकते हैं। और कितनी एक्स्ट्रा बना सकते हैं? 10,557 मेगावाट एक्स्ट्रा। तो फिर कहाँ है वो बिजली? फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? और सोलर से सिर्फ 1.4% बिजली ही क्यों बन रही है? क्यों सोलर प्लांट ज़्यादा नहीं लगाए जा रहे? विंड से सिर्फ 4.8% ही क्यों बन रही है? बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो 10,557 मेगावाट बिजली बच रही है वो कहाँ है? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में कितने ग्रिड स्टेशंस हैं जो बिजली जनरेट करते हैं, यानी कि बिजली बनाते हैं? तो जवाब में आता है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसे ग्रिड स्टेशंस हैं पाकिस्तान में जो बिजली बनाते हैं और 13 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बनाए जा रहे हैं। कितनी ऐसी कंपनीज है पाकिस्तान में जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है? तो ये हैं वो कंपनीज, और हम कराची वालों के नसीब में आई है के इलेक्ट्रिक। और अगर हम 2021 और 2022 के स्टार्ट की बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, तो वो बिजली कहाँ से आ रही थी? ये एक समरी थी जिस पे पहले एक नज़र हमारे लिए डाल लेना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन वो एक सवाल अब भी अपनी जगह खड़ा है कि जो 10,557 मेगावाट बिजली बच रही है, जो एक्स्ट्रा बन रही है, वो कहाँ है? अनफॉर्चुनेटली मुझे भी इसका जवाब नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ बातें ज़रूर समझ आ रही हैं यहाँ। मैंने ऐसी कंट्रीज़ देखी हैं जहाँ लोग भूख मर रहे हैं, जहाँ कोई कानून नहीं, जिसका जहाँ से दिल कर रहा है वो वहाँ से उस मुल्क को खा रहा है। हम भी उसी रास्ते पे हैं, बस अल्लाह हम पे रहम करे। लेकिन अल्लाह भी क्या रहम करेगा जब हम खुद एक दूसरे पे रहम नहीं कर रहे। अब ऑफिसर्स को घर बैठ के सैलरीज दी जा रही हैं, उनसे काम नहीं करवाया जा रहा, बिजली बनाई ही नहीं जा रही या अपने चहीतों में फ्री में बांटी जा रही है। इसका हिसाब तो वो लोग देंगे जो बिजली बना रहे हैं। लेकिन ये वीडियो मैं उनके लिए बना भी नहीं रहा, ये वीडियो मैं आवाम के लिए बना रहा हूँ। खुदा का वास्ता है कि आप लोग होश के नाखून लें। जब तक आप खुद चोर रहेंगे आप जाके दूसरे चोरों को नहीं पकड़ सकते। कब तक कुंडे मारते रहेंगे? हम में से ही वो लोग हैं जो कुंडे मारते हैं, हम में से ही वो लोग हैं जो चोरी करते हैं। जब हम खुद चोरी करेंगे तो हम उसका हिसाब नहीं ले सकते। के इलेक्ट्रिक्स के वर्कर को पकड़ के मारना ये मसले का हल नहीं है। और के इलेक्ट्रिक कुछ भी महंगा नहीं कर रहा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि के इलेक्ट्रिक अपनी बनाई हुई बिजली हमें नहीं दे रहा, या वो अपने रेट पे नहीं दे रहा। उसे जो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको इतने टैक्स के साथ आगे बिजली देनी है, वो उसी रूल्स को फॉलो कर रही है। वो सिर्फ एक कंपनी है जिसके पास लाइसेंस है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अपना काम कर रही है। उनके वर्कर्स को मारना ये कोई मसले का हल नहीं है। ठीक है, आवाम को गुस्सा है, आप ये करेंगे, आपके पास शायद इसका कोई जवाब भी हो, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मेरी गुजारिश है आप सबसे
कि इस तरह के वायलेंट एक्ट से अपने आप को बचाएं, पीछे हटें। 2021 और 2022 के स्टार्ट में 2000 रुपये का तकरीबन बिल आता था, जिसके ऊपर 800 रुपये टैक्स हुआ करता था। टोटल अमाउंट होती थी 2800। इस बार मेरे घर का बिल 5500 रुपये आया, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ था तकरीबन 3500 रुपये। इसका मतलब ऑलमोस्ट जितना बिल उसके करीब करीब ही टैक्स। ऐसी क्या सहूलत मुयस्सर करने वाले हैं आप लोगों को? क्या 25 करोड़ आवाम का कुछ सालों के बाद 25 करोड़ ताजमहल बने होंगे यहाँ पर? या ऐसी कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? दूसरे मुल्कों से कर्जा लिया, खुद कर्जे लेके भाग गए, अपने बच्चों को यूएसए में, यूरोप में सेटल्ड करवा दिया और आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। अब यही मरी हुई आवाम इनके लिए हुए कर्जे उतार रही है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए इनके हिसाब से आवाम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक छोटा सा सर्वे करके सिर्फ ये पता नहीं लगा सकते कि बिजली कौन चोरी कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ताकि उसे पकड़ के उस पर पेनल्टी लगाई जाए, उस पर केस किया जाए, या उसे लॉकअप में डाला जाए, या व्हाटएवर जो भी कार्रवाई है वो की जाए। और हम ऐसे लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये लोग मुल्क चलाएंगे। जब कोई आम आदमी किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में लेता है तो फिर यही लोग कहते हैं कि एक आम शहरी की इतनी औकात नहीं है कि वो कानून हाथ में ले सके। तो फिर मेरा सवाल है उन लोगों से जो इस मुल्क को चला रहे हैं कि आप किस गहरी नींद में सो रहे हैं सर? 100 लोगों की वजह से अगर 1000 लोग तकलीफ में हैं तो हैं, वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो सारे मसले हमने खुद ही देखने। एक साहब है मेरे जानने वाले, रिसेंटली उनका बिल आया। वो बिल तकरीबन 29,000 रुपये का था, और पिछले महीने जो उनका बिल आया था वो तकरीबन हमेशा 7-8 हज़ार, 6 हज़ार, 5,500 हज़ार कुछ इस तरह का उनका बिल आता था। अब ये बात क्लियर है कि अगर किसी का बिल 5, 5,500, 6 हज़ार, 7 हज़ार आ रहा है तो उसके घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम नहीं है। वो एक मिडिल क्लास आदमी है और उसके घर के अंदर सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हैं। यही शख्स चला गया के इलेक्ट्रिक के ऑफिस बात करने के लिए कि मेरा बिल इतना ज़्यादा क्यों आया है। तो उन्होंने, क्योंकि वो एक अच्छे इदारे में, एक बड़े इदारे में काम करता है, तो इस वजह से उसे इज्जत दी गई, उसे बिठाया गया, उससे बात की गई और उसे ये कहा कि सर ये 29,000 रुपये तो आपको भरने ही पड़ेंगे जो आपके बिल के अंदर आ गए। अब सबसे पहला सवाल ये है कि गलती अगर आपके एंड से है तो वो शख्स 29,000 रुपये क्यों भरेगा? और ऐसी कई कहानियां आपके आसपास के लोगों के साथ भी हुई होंगी। एक शख्स है, उनका 30,000 रुपये बिल आता था, तकरीबन इस बार 72,000 रुपये उनका बिल आया है। एक और साहब हैं जिनका बिल 1,10,000, 1,00,000, 1,05,000 रुपये आता था, उसका बिल इस महीने 1,63,000 आया है। तो इन सारी बातों का जिम्मेदार कौन है? अब बात फिर घूम के वहीं आ जाती है कि जब गलती आपके एंड से है, इशू आपके मीटर के अंदर है, आपने गलती से यूनिट काउंट करने में मिस्टेक की है, तो फिर एक और शख्स 29,000 रुपये कहाँ से भरेगा? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल तक जिस घर के अंदर 200 यूनिट्स इस्तेमाल होते थे, सेम चीज़ों के साथ इस महीने उसी घर के अंदर 600 यूनिट्स इस्तेमाल हो गए। इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर कौन है इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार? किससे जाके पकड़ें, किससे जाके हिसाब लें? सोने पे सुहागा कि इस पे 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस बात पे शुक्र अदा करना शुरू हो गए कि अच्छा हुआ 10 घंटे लाइट नहीं होती, क्योंकि अगर लाइट होती तो यही बिल जो 8-9 हज़ार रुपये आ रहा है, यही बिल तकरीबन 20,000 रुपये आता। अब एक शख्स जो 30,000 रुपये तनख्वाह है उसकी, 35,000 रुपये, ऑलमोस्ट एक आम सैलरी इतनी ही है पाकिस्तान कराची के अंदर, ये 20, 25, 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा कैसे 17-18 हज़ार रुपये का बिल भरेगा? और अगर इसके जिम्मेदार ये गवर्नमेंट आप लोग नहीं हैं, गवर्नमेंट चलाने वाले, मुल्क चलाने वाले सो कॉल्ड आप लोग अगर नहीं है तो फिर कौन है? आपने ही अहद लिया, आप ही खड़े हुए, आपने ही हमें यकीन दहानी कराई कि हमें वोट दीजिए, हम बैठेंगे तो सब अच्छा कर देंगे। 76 सालों से इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आवाम को। आवाम वोट दिए जा रही है, आपको बिठाई जा रही है, आप पे भरोसा किए जा रही है, और आप इस तरीके से इनके साथ कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके पास। मैं खुद साउथ अफ्रीका में रह के आया हूँ कुछ साल, तो वहाँ एक्चुअली बिजली का ये सीन होता था कि जैसे आपके घर के अंदर एक मीटर लगा हुआ है जो कैलकुलेटर की तरह दिखता है, ऊपर स्क्रीन है और नीचे बटन है। आप एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जाते हैं, वहाँ जाके आप वहाँ पैसे देते हैं और वो आपको 16 या 14 डिजिट्स का एक कार्ड देते हैं, एक पेपर देते हैं जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है। जो लोग फॉरेन में रहे हैं उन्हें इस बात का इल्म होगा कि ऐसा ही होता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता रहा हूँ। तो आप जब अपने घर आते हैं, वो मीटर आपके घर के अंदर लगा हुआ है, आप वो नंबर देख के उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। जब आप इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ बिजली के पॉइंट्स आ जाते हैं।
آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز استعمال کرنے سے کون سے پوائنٹس زیادہ گرتے ہیں، میرے دن کا خرچ کتنا ہے، کتنے پوائنٹس میں استعمال کرتا ہوں، اور کتنے روپے کی بجلی مجھے کب تک چل جائے گی. اور وہ بجلی آپ کتنے کی بھی خرید سکتے ہیں، مطلب 10 روپے سے لے کے ہزاروں روپے تک، جتنی بھی آپ خریدنا چاہیں. آپ کو پتہ ہوگا آپ کا استعمال کیا ہے. لیکن یہاں پہ حساب کتاب ہی الگ ہے. سیل فون کو لے لیں. سیل فون کا ٹیکس، مطلب ایک تو کال کرنے پہ الگ سے ٹیکس دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بیلنس ڈلوانے پہ، یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. لٹرلی میں دبئی، قطر، ساؤتھ افریقہ، موزمبیک، دیر از لاٹس آف کنٹریز جہاں میں رہا ہوں، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بیلنس ڈلوانے پہ ہم الگ ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد ہر ایک کال کرنے پہ الگ ٹیکس دیتے ہیں، اور اگر کوئی پیکیج ایکٹیو کروانا چاہیں تو الگ ٹیکس دیتا ہے. اور یہ پیک آورز کا بجلی میں کیا فنڈا ہے، مطلب اس پہ ٹیکس لگانا تو الگ بات ہے، یہ پیک آورز کی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اسے ذرا آپ غور کیجئے کہ 6 بجے سے لے کے رات کو 10:30 بجے تک پیک آورز ہے. یہ پیک آورز ہوتے کیا ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں، مطلب یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جو نالج میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں دی، اس نالج کا آپ نے کرنا کیا ہے، یا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں. ایکچولی سولوشن ہے، لیکن شاید وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ شاید ہم بہت ہی زیادہ نااہل لوگ ہیں. ہاں، آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا پلاٹ ہے تو آپ سولر لگا لیں، تو پھر آپ کا گزارا ہو جائے گا. لیکن جو فلیٹس میں رہتے ہیں، جو کراچی کی زیادہ تر عوام ہے وہ فلیٹس میں ہی رہتی ہے، وہ کیا کریں؟ تو آئی ایم ناٹ شیور، میں بھی شاید آپ کو کسی ملک کے ویزا کے لیے اپلائی کر دینا چاہیے. لیکن خبردار جو آپ نے کسی کو جگانے کی کوشش کی، کیونکہ جو اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں وہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں تو انہیں ڈسٹرب نہ کیجیے گا. کہاں؟ افریقہ کے ایسے کئی ملک ہیں جہاں پیٹرول بوٹلز کے اندر ملتا ہے، یا پھر ڈبوں کے اندر. اور شام کو لے لیں، شام کے اندر ایک فیملی کو، سیریا میں ایک فیملی کو 71 دنوں کے لیے ایک گیس سلنڈر دیا جاتا ہے استعمال کے لیے. اگر اس سے پہلے انہوں نے وہ خرچ کر دیا تو یہ ان کی پرابلم ہے، انہیں دوسرا گیس سلنڈر نہیں ملے گا. اور پیٹرول ویک میں صرف 4 دن ملتا ہے، 2 دن کے لیے پیٹرول بند ہوتا ہے، اور وہ بھی کارڈ پہ ملتا ہے کہ ایک بندے کو اتنا ہی پیٹرول مل سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا. تو آپ کو شاید جان کے جھٹکا لگے، لیکن ہم بھی اسی راستے پہ ہیں. اینڈ میں مانے یا نہ مانے، لیکن سول وار اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ ایسے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. کوئی آ کے سیدھے ماردھاڑ نہیں مچا دیتا، حالات آرام سے خراب ہوتے ہیں. کل تک کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی، وہ کہتے تھے بزرگوں کی دعا ہے ہمارے ملک کے پیچھے، جو آتا ہے کھاتا رہتا ہے. لیکن اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا، اس ملک کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. انہیں پتہ لگ گیا ہی، کسی بزرگ کی دعا نہیں ہے آپ کے پیچھے، نہ آپ کے ملک کے پیچھے. ختم. ٹاٹا، بائے بائے. لائک، شیئر، سبسکرائب.